Welcome. This is our second video in which we are going to study the NCERT's class 11th geography, the chapters, second chapter, which is basically in this series about the interior of Earth. Okay, interior of. तो ये चैप्टर हम लोग दो पार्ट में कवर करेंगे. ठीक है, ये हमारा पार्ट वन हो जाएगा. ठीक है, सीधे सवाल पे चलते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर दीज स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोर्सेज ऑफ द अर्थ इंटीरियर. ठीक है, स्टेटमेंट वन कह रहा है सरफेस रॉक्स आर द इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ. ठीक है, इनडायरेक्ट सोर्स, ये चीज आप यहाँ पर देखना कि सरफेस रॉक्स जो है वो हमारा इनडायरेक्ट सोर्स है इंटीरियर ऑफ अर्थ का. ये स्टेटमेंट कह रहा है. Second statement कह रहा है we know through the mining activity that temperature and pressure increase with the increasing distance from the surface towards the interior in the deeper depths. मतलब वो यहाँ पर कहना चाह रहा है कि जो माइनिंग एक्टिविटी हम लोग करते हैं ना उससे हमें पता चलता है दैट द टेम्परेचर एंड द प्रेशर इंक्रीज करता है विद द इंक्रीजिंग डेप्थ टू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. ठीक है, दो स्टेटमेंट की. थर्ड स्टेटमेंट हमारा ये कह रहा है कि द मेटियोर्स मटेरियल इज फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ दैट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड इंटीरियर ऑफ द अर्थ. मतलब जो मीटियोर्स होते हैं ना उनका मटेरियल हमारे अर्थ के इंटीरियर से आता है जो कि हेल्प करता है समझने में इंटीरियर ऑफ द अर्थ. ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट हमारा ये कह रहा है. ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग कैसे समझेंगे, कैसे इस चीज़ को देखेंगे, तो हम लोग अब चलते हैं अपने एनसीईआरटी पर. यहाँ पर इस चीज़ के बारे में मेंशन करा है. ठीक है, वन सेकेंड. थोड़ी सी दिक्कत आ रही है. ओके, तो दिस इज आवर एनसीईआरटी चैप्टर विच इज अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. तो अब देखते हैं यहाँ पर ये चीज़ कहाँ पर हमारा दिया हुआ है. ठीक है, अब अगर आप यहाँ देखेंगे, यस दिस the surface rocks and or the rocks we are getting from the mining areas, these are mentioned in the direct sources. ठीक है, ये हमारा मेंशन है इन द डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट ठीक हो जाता है हमारा कि वो चीज़ जो सरफेस रॉक्स है वो हमारा डायरेक्ट सोर्सेज है फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो हमारा कहता है कि लेट्स सी अबाउट द माइनिंग एक्टिविटी. ठीक है, तो जो माइनिंग एक्टिविटी हम लोग करते हैं ना उसके बारे में वो बता रहा है कि यस द माइनिंग एक्टिविटी बी थ्रू that the temperature and the pressure increases with the increasing distance from the surface towards the interior in the deeper depths. मतलब ये हमारा एक इनडायरेक्ट सोर्स जो हेडिंग है उसके अंदर ये चीज़ मेंशन है कि जो हम लोग माइनिंग एक्टिविटी करते हैं तो बेसिकली जो हमारा माइनिंग हम लोग कर रहे हैं वो हमारा इनडायरेक्ट सोर्स है फॉर द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. ठीक है, तो वो कह रहा है कि वी नो थ्रू द माइनिंग एक्टिविटी दैट द टेम्परेचर एंड द प्रेशर इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग डिस्टेंस. मतलब जैसे ही हम अर्थ के डीपर डेप्थ में जाता है तो माइनिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर बढ़ता जाता है. ठीक है, सो डेप्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड प्रेशर. अंडरस्टैंड, तो ये वो हमारी एनसीईआरटी यहाँ पर हमें समझाना चाहिए इस पैराग्राफ. ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ से लिया गया. एंड जो थर्ड स्टेटमेंट था वो था हमारा मीटियोर्स. तो मीटियोर्स वाला हमारा कहाँ पर मेंशन है, दिस मीटियोर्स अनदर सोर्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन. ठीक है, ये भी हमारा इनडायरेक्ट सोर्स है. ठीक है, ये भी हमारा इनडायरेक्ट सोर्स है. तो इट मे बी नोटेड दैट द मटेरियल दैट बिकम्स अवेलेबल फ्रॉम द एनालिसिस फ्रॉम मीटियोर्स इज नॉट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. मतलब मीटियोर्स का जो मटेरियल होता है वो हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ का नहीं होता है. द मटेरियल एंड द स्ट्रक्चर ऑब्जर्व्ड इन द मीटियोर्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ. ये अर्थ का सिमिलर होता है बट नॉट फ्रॉम डायरेक्टली to the interior of the earth. ठीक है, they are the solid bodies developed out of material same as or similar to our planet. ठीक है, same or similar but not from exact the body. This becomes yet another source of information about the interior of the earth. बेसिकली यहाँ पर वो हम लोगों को बता रहा था कि मीटियोर्स जो है वो भी हमारे इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ वो चीज़ इंटीरियर ऑफ द अर्थ हो सकते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या कह रहा था, यस द सरफेस रॉक्स आर द इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. ये हमारा ठीक है. ठीक है, नहीं, ये हमारा डायरेक्ट सोर्स है. अभी हमने ऊपर देखा था कि सरफेस रॉक्स हमारा डायरेक्ट सोर्स है ना कि इनडायरेक्ट सोर्स. तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है. वी नो थ्रू द माइनिंग एक्टिविटी दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग डेप्थ फ्रॉम द सरफेस टुवर्ड द इंटीरियर इन द डेप्थ. तो अभी हम लोग ने देखा कि जो डेप्थ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड प्रेशर. दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज राइट. मीटियोर्स मटेरियल इज फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. नहीं, वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ से नहीं आता है मीटियोर का मटेरियल. दिस इज सेम और सिमिलर नॉट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. दैट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाता है फ्रॉम अवर एनसीईआरटी. ठीक है, ये हमारा चैप्टर 2. That is why statement 2 is correct. Only statement 2 is correct. Option B is the right answer. Understood? Next question देखते हैं हम लोग. Which statement about the earth interior is not correct? अर्थ इंटीरियर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है. ठीक है, पढ़ते हैं. पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट द सेम एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स ऑन द सर्फेस. ठीक है, सेकंड कह रहा है मैग्नेटिक सर्विस कैन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स इन द क्रिस्टल पोर्शन. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स हमारा मैग्नेटिक सर्विस बता सकते हैं. ये तो स्टेटमेंट हमारा ठीक लग रहा है. द मटेरियल एंड द स्ट्रक्चर ऑब्जर्व्ड इन द मीटियोर्स आर नॉट सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ. ठीक है, अभी हम लोग ने पढ़ा कि जो मटेरियल स्ट्रक्चर हम लोग मीटियोर से फॉर्म करते हैं ये अर्थ का सिमिलर होता है. ठीक है, यानी ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर हमें मिल गया कि ये गलत है. इसका मतलब और हमसे नॉट करेक्ट पूछा था तो यही चीज़ है. द टेम्परेचर एंड द प्रेशर इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सर्फेस टुवर्ड्स द इंटीरियर इन द डेप्थ. ये भी चीज़ अभी हम लोग ऊपर वाले सवाल में पढ़ चुके हैं. ये स्टेटमेंट सही था इसलिए ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी ये स्टेटमेंट भी हमारा सही पर है. अब हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक सर्विस वाला और ग्रेविटेशनल फोर्स वाला ये पॉइंट हमारा कहाँ पर मेंशन है इन द एनसीईआरटी. तो अगर हम देखें तो सेकंड ये चीज़ यहीं पर हमारा मेंशन है दिस. तो द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट द सेम एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स ऑन द सर्फेस. ठीक है, वो हमारा डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे सेम नहीं होता है ग्रेविटेशनल फोर्स. इट इज ग्रेटर नियर द पोल्स एंड यानी पोल्स पर ग्रेटर होता है
ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, यहीं पर बता दे रहा हूँ आपको। और इक्वेटर पर वो हमारा लेस, ठीक है, इक्वेटर पर लेस होता है ऑन इक्वेटर। अब ये चीज़ यहाँ पर मेंशन थी इसलिए मैंने आपको दिखा दी। एक सेकंड, ये चीज़, इट इज ग्रेटर नियर द पोल एंड लेस टू द इक्वेटर, यहाँ पर आप चीज़ इस चीज़ को मेंशन देख सकते हैं। सबसे बढ़िया फायदा होगा आप एनसीईआरटी को खोलकर अपने सामने रखें, जिससे आप तुरंत ही वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। मैं तो आपको यहाँ वीडियो में शो कर रहा हूँ, आप अगर एनसीईआरटी खोलकर बैठेंगे ना तो वो चीज़ आपको वहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, दिस इज बिकॉज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट द इक्वेटर बीइंग ग्रेटर देन द एट द पोल। अब आपको मालूम है कि इक्वेटर का डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से ज़्यादा होता है इन डायरेक्शन टू, ठीक है, ये चीज यहाँ पर मेंशन है। द ग्रेविटी वैल्यूज आल्सो डिफर अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ द मटेरियल, तो ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो डिफर करती है अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ द मटेरियल, ये इसमें यहाँ पर कहा गया। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ मटेरियल विद इन द अर्थ इन्फ्लुएंस दिस वैल्यू, द रीडिंग ऑफ ग्रेविटी एट डिफरेंट प्लेसेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मेनी अदर फैक्टर्स, these readings differs from the expected value, sorry, such a difference is called the gravity anomaly। ठीक है, ग्रेविटी एनोमली हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ दिया हुआ है, इज बेसिकली द रीडिंग डिफरेंस ऑफ द ग्रेविटी फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, बेसिकली ये यहाँ पर ये एनसीईआरटी हमको बताना चाह रही है। ठीक है, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया यहाँ पर समझाने के लिए, तो मैं इसका, ठीक है। तो अब हम लोग वापस अपने सवाल पर चलते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। भैया हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा था नॉट करेक्ट, तो हमने यहाँ पर देख लिया था कि मीटर वाला तो सही, लेकिन पहला वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट सेम एट द डिफरेंट लैटिट्यूड्स ऑन द डिफरेंट सर्फेस। ठीक है, हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स सेम नहीं होती है एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स ऑफ द सर्फेस। और मैग्नेटिक सर्फेस हमारा हमें बताता है मैग्नेटिक मटेरियल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द अर्थ, दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा था तो ओनली सी स्टेटमेंट, जिसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके। नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर दीज स्टेटमेंट एंड आंसर द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1 कह रहा है द ग्रेविटी वैल्यूज डिफर अकॉर्डिंग टू द मास मटेरियल, दैट डिफरेंस कैन बी मेजर्ड। बिल्कुल सही है, द ग्रेविटी वैल्यू डिफर अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ द मटेरियल, डिफरेंस कैन बी मेजर्ड। अभी हम लोग ये चीज देखी, ग्रेविटी एनोमलीज गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द मटेरियल इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। अभी हमने देखा कि ग्रेविटी एनोमलीज के बारे में पढ़ा, जो हमें इंफॉर्मेशन देती है अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ मटेरियल इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। पूछ रहा है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर इनकरेक्ट, ऐसा नहीं है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 नॉट एक्सप्लेनिंग स्टेटमेंट 1। अगर आपने अभी वहाँ पे पढ़ा होगा कि ग्रेविटी एनोमली का मतलब ही होता है द डिफरेंस ऑफ द ग्रेविटी वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ द मटेरियल, तो ग्रेविटी एनोमलीज इस स्टेटमेंट को तो एक्सप्लेन कर रहा है, यानी ये स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन गलत है। S1 एंड S2 बोथ आर करेक्ट एंड X2 इज एक्सप्लेनिंग द S1। दिस स्टेटमेंट इज, दिस ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज द ग्रेविटी एनोमलीज जो होती है वो होती है द डिफरेंस ऑफ द ग्रेविटी वैल्यूज एट द डिफरेंट पॉइंट्स ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास ऑफ द मटेरियल, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। दिस इज व्हाट अभी हम लोग ये चीज देखी थी एनसीईआरटी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द शैडो जोन ऑफ द बॉडी वेव्स आर मेजर्ड फ्रॉम द पॉइंट कॉल्ड, यानी किसी भी बॉडी वेव का शैडो जोन हम लोग मेजर करते हैं फ्रॉम द पॉइंट, किस पॉइंट से करते हैं, हाइपोसेंटर, फॉल्ट लाइन, एपिसेंटर और नन, तो हम लोग एपिसेंटर से करते हैं। कहाँ पर है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, एनसीईआरटी में बाकायदा मेंशन शैडो जोन। हम लोग पहले शैडो जोन पे जाते हैं। यस, देखो यहाँ पर लिखा है ना, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द सेस्मोग्राफ्स लोकेटेड एट एनी डिस्टेंस विदिन 105 फ्रॉम द एपिसेंटर। तो ये लोग मेजर कहाँ से कर रहे हैं, ये एंगल जो भी है जो शैडो जोन का एंगल है, देखो फ्रॉम एपिसेंटर 145 डिग्री फ्रॉम एपिसेंटर। तो बेसिकली ये हमारा ऑब्जर्वेशन यहाँ से बनता है कि यस द शैडो जोन इज मेजर्ड फ्रॉम द पॉइंट विच इज कॉल्ड एपिसेंटर। ठीक है, एपिसेंटर, इट इज नॉट फोकस, इट इज द एपिसेंटर। इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, पर चलते हैं तो हम लोग को समझ में आएगा ये चीज़ यहाँ पर। ठीक है, जब हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे ना, तो अब अर्थक्वेक के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, थोड़ा सा चीज़ें हम लोग को क्लियर होंगी। ठीक है, अर्थक्वेक, द स्टडी ऑफ सेस्मिक वेव्स प्रोवाइड अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ लेयर्ड इंटीरियर। द अर्थक्वेक एक सिंपल वर्ड इज शेकिंग ऑफ अर्थ, इट इज अ नेचुरल इवेंट, इट इज कॉज्ड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, अर्थक्वेक कॉज होता है ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी विच जनरेट्स वेव्स दैट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन। तो जो भी रिलीज ऑफ एनर्जी से वेव्स फॉर्म होती है वो सारी डायरेक्शन में हमारी मूव करती है। Now why does the earth shake? The release of energy occurs along a fault। ठीक है, a fault is a sharp break in the crystal rocks। fault मतलब दो प्लेट्स के बीच में कोई फॉल्ट पड़ा हो, ठीक है, मतलब उनके बीच में कोई इंटरेक्शन जोन आ गई। रॉक्स along a fault tend to move in opposite direction। उस फॉल्ट के along जो भी रॉक्स होती हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी। As the overlying rock strata press them, the friction locks them together। However, this tendency to move apart at some point of the time overcomes the friction। मतलब क्या होता है, जब दो प्लेट्स जो होती है ना वो फ्रिक्शन में होती है, ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि जो ओवरलाइन रॉक स्ट्राटा होता है ना इनके, वो इस फ्रिक्शन को ओवरकम कर देता है। ठीक है, जिससे कि ये डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करने लगे। एज अ रिजल्ट द ब्लॉक गेट डिफॉर्म एंड इवेंचुअली दिस स्लाइड पास्ट वन अनदर एब्रप्टली। ठीक है, जिससे कि ये एक दूसरे को स्लाइड अपार्ट कर देते हैं। दिस कॉज अ रिलीज ऑफ एनर्जी, जिससे कि अर्थ की एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ से। एंड द एनर्जी वेव्स ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन, और जो वेव निकलती है एनर्जी की वो सभी डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। तो द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज, तो जिस पॉइंट से एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। ठीक है, यहाँ से ये चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है कि अर्थ जहाँ से पॉइंट एनर्जी रिलीज हुई है वो हमारा फोकस कहलाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोसेंटर। तो हाइपोसेंटर नीचे होता है इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, और इसी हाइपोसेंटर के जस्ट अब जो सर्फेस पॉइंट होता है, ठीक है, द एनर्जी वेव ट्रैवलिंग इन द डिफरेंट डायरेक्शन रीच द सर्फेस, द पॉइंट ऑन द सर्फेस नियरेस्ट टू द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। तो इसके ऊपर जस्ट जो पॉइंट होता है जो कि सर्फेस पे होता है, यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले अर्थक्वेक की वेव्स महसूस होती है, उसको हम लोग कहते हैं एपिसेंटर। यहाँ पर इस चीज को लिखा भी गया है, इट इज द फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस द वेव्स एंड इट इज अ पॉइंट डायरेक्टली अबव द। ठीक है, तो हाइपोसेंटर के जस्ट अब हमारा एपिसेंटर होता है। यहाँ पर ये चीज मैं आपको बता दूं कि हाइपोसेंटर के, एक सेकंड, कि जो हमारा हाइपोसेंटर है ये जस्ट अब हमारा एपिसेंटर होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखो कि हाइपोसेंटर के जस्ट अब एपिसेंटर होता है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई ना।
तो अभी हम लोग ने देखा कि शेडो जोन हमारा हम किससे मेजर करते हैं, फ्रॉम द एपी सेंटर। पर ये चीज़ लिखी हुई। चलिए सवाल पे देखते हैं क्या है, क्या पूछ रहा था वो हमसे। यही पूछ रहा था, द शेडो जोन ऑफ बॉडी वेव मेजर फ्रॉम द पॉइंट कॉल्ड एपी सेंटर। ठीक है, ये क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर दीज स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्थक्वेक एंड आंसर द फॉलोइंग। अर्थक्वेक इज नेचुरल इवेंट कॉज ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी, अभी हम लोग ने देखा, विच जनरेट्स वेव्स दैट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, स्टेटमेंट अभी देखा ना, द रिलीज ऑफ एनर्जी अकर्स अलोंग अ फॉल्ट, ये भी ठीक है, अभी पढ़ा। रॉक्स अलोंग अ फॉल्ट टेंड टू मूव इन सेम डायरेक्शन, गलत, ऑल डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, जो रॉक होती है फॉल्ट के अलोंग वो मूव करती है इन द अपोजिट डायरेक्शन, नॉट इन द सेम डायरेक्शन, ये भी हम लोग ने देखा। द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। अल्टरनेटिवली इट इज कॉल्ड द एपिसेंटर। नो, मैंने अभी आपको फिर से बता दे रहा हूँ, हाइपोसेंटर नीचे होता है, एपिसेंटर ऊपर होता है ऑन द सर्फेस। ठीक है, और जो हाइपोसेंटर जो हमारा हाइपोसेंटर होता है वो हमारा होता है इन द इंटीरियर, एंड दैट इज कॉल्ड फोकस। यहीं पर मैं आपकी ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, हाइपोसेंटर हमारा जो होता है उसे इंटीरियर पे होता है, उसे फोकस कहते हैं। यहाँ पर ही हमारा जो एनर्जी है वो रिलीज करती है, जिसको हम लोग फोकस भी कहते हैं, हाइपोसेंटर को, नॉट द एपिसेंटर। एपिसेंटर नहीं होगा, यहाँ पर होगा हाइपोसेंटर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। और यहाँ पर इनमें से ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन इज करेक्ट रिगार्डिंग अर्थक्वेक, फिर से अर्थक्वेक के बारे में पूछा है। पढ़िए स्टेटमेंट। फोकस इज फर्स्ट पॉइंट एक्सपीरियंस ऑफ द वेव ऑफ अर्थक्वेक। फोकस होता है जहाँ पर अर्थक्वेक की वेव सबसे पहले हम लोग फेल्ट करते हैं। सही है, बिल्कुल सही है। सही है ना, नहीं गलत है। फोकस पॉइंट नहीं है जहाँ पर हम लोग फर्स्टली एक्सपीरियंस करते हैं द वेव ऑफ वेव। फोकस से तो वेव जनरेट होती है, वो पॉइंट है हमारा एपिसेंटर। ठीक है, फोकस नहीं है। ठीक है, एपिसेंटर पर वो पॉइंट है जहाँ पर हम लोग सबसे पहले वेव्स को एक्सपीरियंस करते हैं। स्टेटमेंट गलत है, वो पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट। एपिसेंटर इज द अबव द हाइपोसेंटर पॉइंट ड्यूरिंग अर्थक्वेक। बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट सही। फॉल्ट इज शार्प ब्रेक इन द मेंटल रॉक्स, नहीं, क्रस्ट रॉक्स में होता है फॉल्ट। ठीक है, मेंटल रॉक्स में नहीं होता है, जिससे ये स्टेटमेंट गलत हो गया। द एनर्जी रिलीज फ्रॉम द फोकस मूव टुवर्ड द सिंगल डायरेक्शन, गलत, हमने देखा ये ऑल डायरेक्शन में जाता है। दैट इज वाई ये भी गलत है, यानी ओनली बी ऑप्शन सही है। एपिसेंटर इज ऑफ द हाइपोसेंटर, मैंने भी बताया एपिसेंटर हाइपोसेंटर से ऊपर होता है। ठीक है, ये होता है फोकस। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। कंसीडर दीज स्टेटमेंट रिगार्डिंग द शैडो जोन ऑफ बॉडी वेव्स ऑफ अर्थक्वेक। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है 105 डिग्री फ्रॉम द एपिसेंटर रिकॉर्डेड द अराइवल ऑफ बोथ पी वेव्स एंड एस वेव्स। Second statement, seismographs located beyond 145 degree from epicenter record the arrival of P waves but not the that of S waves. ठीक है, देखते हैं। The entire zone beyond 105 degree does not receive P waves, therefore shadow zone of P wave is much larger than that of S waves. Fourth statement कह रहा है the shadow zone of S waves is not only larger in extent but it also it a little over 40% of the earth of the surface. देखो ये दो स्टेटमेंट हमारी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो या तो ये स्टेटमेंट सही है या ये स्टेटमेंट सही है। अभी इसको देखेंगे हम लोग, जब उसको पढ़ेंगे। P waves cannot enter into the shadow zone of S waves. मतलब P waves S waves के shadow zone में एंटर नहीं कर सकता। ये भी चीज़ अभी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं अपने एनसीईआरटी पर। तो देखते हैं शेडो जोन। जोन हमारा है इस, देखो यहाँ पर ये चीज, it was observed that the seismographs located it at any distance within 105 degree from the epicenter recorded the arrival of both P waves and S waves. यानी 105 डिग्री फ्रॉम द एपिसेंटर से बियॉन्ड, मतलब एपिसेंटर से 105 डिग्री तक बोथ P waves and S waves कैन बी रिकॉर्डेड। अगर हम लोग देखेंगे हमारा पहला स्टेटमेंट जो है वो कह रहा था कि 105 डिग्री, एक सेकंड में आपको शुरू करूँ, कि 105 डिग्री फ्रॉम द एपिसेंटर रिकॉर्डेड अराइवल ऑफ बोथ पी वेव एंड एस वेव, यानी पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा कह रहा है सेस्मोग्राफ्स लोकेटेड बियॉन्ड 145 डिग्री, इसको भी देख लेते हैं। ये कह रहा है यस, thus a zone between the 105 degree, the entire zone beyond 105 degree does not receive S waves। ठीक है, ये वो कहना चाह रहा है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है दिस स्टेटमेंट। हाउएवर seismographs located beyond 145 degree from the epicenter record the arrival of P waves but not that of S waves। मतलब 145 डिग्री बियॉन्ड हम केवल P waves को रिकॉर्ड करते हैं, नॉट द S waves। क्या कह रहा है हमारा स्टेटमेंट? क्या कह रहा है कि seismographs located beyond 145 epicenter recorded the arrival of P waves but not that of S waves। ये भी स्टेटमेंट अभी हम लोग ने देख लिया कि ये ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर हम लोग देखें this, क्या कह रहा है? The entire zone beyond 105 degree does not receive S wave. The shadow zone of S waves is much larger than that of P waves। यानी S waves की shadow zone larger होती है than that of P waves। अब ये हमारे यहाँ पर स्टेटमेंट कह रहा है the entire zone beyond 105 does not receive P waves, ये गलत हो गया, does not receive S waves। ठीक है, therefore the shadow zone of S waves not the P waves is much larger than that of P waves। अब देखो ये स्टेटमेंट मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो S waves का shadow zone है, ठीक है, S waves का जो shadow zone है वो हमारा बड़ा होता है P waves से। ठीक है, यानी S waves का shadow zone हमारा ज़्यादा होता है P waves। याद रहेगा, ये चीज़ आपको याद रहेगी। ठीक है, तो हमारा जो एस वेव का शेडो जोन है वो हमारे पी वेव के शेडो जोन से ज़्यादा होता है, मच लार्जर होता है एंड कवर ओवर 40% ऑफ द अर्थ सरफेस। यानी जो शेडो जोन है एस वेव का इज नॉट ओनली द लार्जर बट कवर ऑल्सो 40% ऑफ द अर्थ सरफेस। स्टेटमेंट ठीक है, ये गलत हो जाता है। पी वेव्स कैन नॉट एंटर इनटू द शेडो जोन ऑफ एस वेव, ऐसा नहीं है। पी वेव्स एस वेव्स के शेडो जोन में एंटर कर सकती है। कैसे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड, तो ये चीज़ यहाँ पर मैं आपको पहले शो कर देता हूँ।
ये देखो, ये पी वेव्स है, ठीक है, ये हमारी पी वेव्स है, ये एंटर कर रही है शेडो जोन में ऑफ द एस वेव का शेडो जोन है यहाँ पर, ये आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखेगा। ठीक है, मुझे लगता है क्लियर है, बाकी आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं थॉरोली। ये मैं केवल आपको बताना चाह रहा हूँ कि एनसीईआरटी से सवाल कैसे, कहाँ से और कैसे, मतलब एग्जामिनर इसको पॉइंट आउट करता है कि मुझे सवाल कहाँ से पूछना है। ठीक है, इस चीज़ को आप अटेंड करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग चले, विच वन इज नॉट अ इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ अर्थ इंटीरियर। इनडायरेक्ट सोर्स तो मैंने पहली हेडिंग थी, वहाँ पर ये चीज़ मेंशन थी कि भैया नॉट अ इनडायरेक्ट सोर्स। ठीक है, तो डायरेक्ट सोर्स तो सर्फेस रॉक्स था, ठीक है, नॉट जो है वो हमारा है वॉल्केनिज्म। वॉल्केनिज्म हमारा डायरेक्ट सोर्स है। ठीक है, आपने देखा होगा अर्थ के इंटीरियर से लावा बाहर आता है, तो ये तो जो अंदर जो मटेरियल्स है वो बाहर आ रहे हैं ना, तो दैट इज द डायरेक्ट सोर्स ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट सोर्स तो हो नहीं सकता, तो दैट इज वाई वॉल्केनिज्म हमारा जो है वो डायरेक्ट सोर्स है, नॉट द इनडायरेक्ट सोर्स, दैट इज वाई दिस इज राइट। ठीक है, विच इज, नेक्स्ट है विच इज नॉट द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक्स। विच इज नॉट द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक्स, सॉइल लिक्विफिकेशन, फायर्स, सुनामीज एंड एवलांचेस। ठीक है, नॉट द डायरेक्ट इफेक्ट। बेसिकली सुनामी जो है वो हमारा अर्थक्वेक का डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, ये चीज अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपको मैं अभी एनसीईआरटी निकाल, ये हमारे इफेक्ट में तो है बट इट इज नॉट द डायरेक्ट इफेक्ट। यहीं पर ये चीज देखिए मैं बता रहा हूँ, सुनामी जो है वो इफेक्ट तो है अर्थक्वेक का, बट यहाँ पर देखिए नीचे एक्सप्लेनेशन दिया गया, द इफेक्ट ऑफ सुनामी वुड अकर ओनली इफ द एपिसेंटर ऑफ द ट्रेमर इज बिलो द ओशनिक वाटर्स एंड द मैग्नीट्यूड सफिशिएंट टाइम। सुनामीज आर वेव्स जनरेटेड बाय द ट्रेमर्स एंड नॉट एन अर्थक्वेक इन इटसेल्फ। मतलब ये जो सुनामी की वेव्स है वो जो बाद में जो शेकिंग होती है अर्थक्वेक आने के बाद, तो जो रिपल्स वाटर में, मतलब जो बेसिकली एनर्जी वाटर में जाती है, दैट क्रिएट द सुनामीज, नॉट द अर्थक्वेक इटसेल्फ। तो मतलब अर्थक्वेक का डायरेक्ट नहीं होता है, बट इनडायरेक्टली व्हेन द ट्रेमर्स आर जनरेटेड दैट क्रिएट्स द सुनामी वेव्स। मुझे यहाँ पर ये लगता है कि ये डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होगा, ये इनडायरेक्ट इफेक्ट है हमारा अर्थक्वेक का, व्हिच इज नॉट द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ व्हिच इज द सुनामी। एवलांचेस, सॉलिडिफिकेशंस एंड फायर्स, ये हमारा डायरेक्ट इफेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ वेव्स इज परपेंडिकुलर टू दैट वेव इन द वर्टिकल प्लेन, हेंस दे क्रिएट थ्रोज एंड क्रेस्ट इन द मटेरियल थ्रू व्हिच दे पास, दीस वेव्स आर। ठीक है, तो द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ वेव्स परपेंडिकुलर होता है हमारा, इसमें होता है एस वेव्स होता है। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पर आपको शो करता हूँ, एनसीईआरटी में एस वेव्स के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। बेसिकली ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन वो फॉर्म कर सकते हैं। हाँ, yes. The direction of vibrations of the S wave is perpendicular to the wave direction in the vertical plane. Hence, they create the trues and crests in the material through which they pass. And the surface waves are considered to be the most damaging waves. जो surface waves होती हैं वो हमारी most damaging होती है। बट जो हमारा सवाल था वो ये था, the direction of the vibrations of the S wave is perpendicular to the wave direction, that is S wave। ठीक है, क्लियर होगा जवाब। चलें अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेटमेंट वाइज, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद एक ही क्वेश्चन रह गया, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट हम लोग, मतलब ये चैप्टर के दो पार्ट में कवर करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट ये था, सेकंड पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। स्टेटमेंट टू कह रहा है क्वेश्चन 11 का, द पी वेव्स क्रिएट्स डेंसिटी डिफरेंसेस इन द मटेरियल लीडिंग टू द स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग ऑफ द मटेरियल। स्टेटमेंट टू कह रहा है पी वेव्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव दिस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द मटेरियल। देखते हैं इसको एनसीईआरटी में पी वेव्स के बारे में, यहाँ पर दिया, पी वेव्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, दिस एक्सर्ट्स द प्रेशर ऑन द मटेरियल इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव propagation. As a result, it creates density differences in the material leading to the stretching and squeezing of the material, leading to the stretching and squeezing of the material। तो ये बेसिकली पी वेव्स की बात है यहाँ, ठीक है, क्लियर। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड द लेटर इज एक्सप्लेनिंग द फॉर्मूला, ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, अंडरस्टूड, हमारा ऑप्शन सी इज राइट है, कि यहाँ पर सही हो जाता है, दोनों स्टेटमेंट हमारे ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी से। तो ऐसे पी वेव्स के द्वारा वो एनसीईआरटी से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं थ्रू द स्टेटमेंट वाइज। ठीक है, नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, विच इज अबाउट कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेस्मिक वेव्स ऑफ अर्थ। अगेन वेव्स, एक एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ तक हमारा जो अभी तक पढ़ा वो काम आता है। द बॉडी वेव्स इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक्स एंड जनरेट न्यू सेट ऑफ वेव्स कॉल्ड द सरफेस वेव्स। मतलब बॉडी वेव्स जो है वो रॉक से टकराती है, ठीक है, और सरफेस वेव्स जनरेट करते हैं, ये वो कहना चाह रहा है। ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है, अभी हम लोग इसको देखेंगे। द वेलोसिटी ऑफ वेव्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द इंटीरियर मटेरियल, ये भी सही है, ये भी स्टेटमेंट एनसीईआरटी मेंशन है। द प्राइमरी वेव्स मूव फास्टर बट नॉट सेम एज साउंड वेव्स। मतलब जो प्राइमरी पी वेव्स है वो फास्टर मूव करती है बट नॉट सेम एज द साउंड वेव, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ओनली द एस वेव्स इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर द साइंटिस्ट टू स्टडी द अर्थ इंटीरियर, ये गलत है। दोनों वेव्स हमारी इंपॉर्टेंट है फॉर द साइंटिफिक पर्पस ऑफ द अर्थ इंटीरियर स्टडीज। ठीक है, स्टेटमेंट 4 हमारा रॉन्ग हो जाता है, इसके हमारे ऑप्शन ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, दैट इज बाय 1 2 और 2 3। तो हम लोग देखते हैं कि 1 हमारा ठीक है, दैट इज बाय द ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। प्राइमरी वेव्स मूव फास्टर बट दे आर सेम एज साउंड वेव, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाता है। जो हमारी पी वेव्स होती हैं वो सेम होती हैं एज साउंड वेव्स। ठीक है, ये भी आपकी एनसीईआरटी मेंशन है, और ये आपका पीवाईक्यू भी है शायद, टीडीएस या एनडीए में एक बार पूछा गया था। ये चीज़ कहाँ पर है, ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं एनसीईआरटी में, देन वी विल एंड द वीडियो। Yes, the body waves interact with the surface rocks and generate new set of waves called the surface waves. The velocity of waves changes as they travel through the material with the different densities. ठीक है, the denser the material, the higher the velocity। यही मैंने आपको बताया कि जो velocity होती है वो directly proportional to density. So the denser the material, the higher the velocity. That is why that statement is wrong. The direction also changes as they reflect and refract when coming across materials with different densities. Direction भी हमारी यहाँ पर change होती रहती है, ये भी एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, और क्या चीज़ थी, एक चीज़ शायद उसमें और आया था स्टेटमेंट में, हाँ, प्राइमरी वेव्स मैं आपको दिखाता हूँ, दे आर सेम एज द साउंड वेव्स।
दिस द प्राइमरी वेव्स, द पी वेव्स आर सिमिलर टू द साउंड वेव्स, ठीक है, जो हमारी प्राइमरी वेव्स होती है वो सिमिलर होती है साउंड वेव्स से, ठीक है। और कुछ थोड़ी इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से बहुत पीवाईक्यूज आ चुके हैं, तो एक्चुअल क्वेश्चन फॉर्म होने के चांस कम है, लेकिन हाँ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म जरूर कर सकता है वो, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया, रिफ्लेक्शन कॉजेज वेव्स टू रीबाउंड वेयरएज रिट्रैक्शन मेक्स वेव मूव इन द डिफरेंट डायरेक्शन, द वेरिएशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेव्स आर इन्फर्ड विद द हेल्प ऑफ देयर रिकॉर्ड ऑन सेस्मोग्राफ, द सरफेस वेव्स आर द लास्ट टू रिपोर्ट ऑन द सेस्मोग्राफ, दीज वेव्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव। तो ये हमारा सरफेस वेव के बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। तो अभी हम लोग ने इस चीज़ को देखा, जो बचे हुए टॉपिक है इस चैप्टर के वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे थॉरोली, ओके। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू फाउंड दिस इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।